कल अपन बताए थे शब्दावली, यानी कौन कौन से शब्दों का लेखा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। तो शायद कल में बता दिया था तुम्हें, स्टॉक नहीं बताया था, ये बताया था कल क्रय, क्रय परचेज, यानी क्रय का मतलब होता है माल को खरीदना। या देखो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो व्यवसाय के लिए खरीदे गए माल को क्रय कहते हैं। उधार या नकद को पहली चीज होनी चाहिए, माल होना चाहिए और खरीदा हुआ होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? परचेज। संपत्ति को खरीदते तो उसको परचेज नहीं बोलते। परचेज से उसको संबोधित नहीं करेंगे, उसको केवल खरीदना बोलेंगे। एसेट संपत्ति होगा, ये क्या है? माल है। तो माल को खरीद, चाहे वो माल कोई भी हो, तो नकद हो चाहे उधार हो, दोनों स्थितियों में क्रय को अपन माल से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार विक्रय व्यवसाय के माल को बेचना, नकद या उधार दोनों प्रकार के माल को बेचने पर क्या बोलेंगे? सेल्स। समझ गए? अब है अगला पॉइंट आपका स्टॉक। स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से समझते। स्टॉक का मतलब होता है कि वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका हुआ रह जाता है वो स्टॉक है। यानी जो माल हम बेच रहे हैं वो माल यदि वर्ष के अंत में बिना बिका रह जाता है तो वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक। जब वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल बचता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। ये तीन प्रकार का माल हो सकता है। एक होता है निर्मित माल, यानी ऐसा माल जिसका निर्माण हो चुका हो, जो उपभोग करने योग्य हो, उसको बोलते हैं निर्मित माल। दूसरा होता है अर्धनिर्मित माल, यानी जो प्रोसेस में है, यानी जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और नहीं वो कच्चा माल है, यानी उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। तीसरा होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो निर्मित माल जिसका निर्माण हो गया हो, कच्चा माल जिसका निर्माण नहीं हुआ हो, और न निर्माण हो न कच्चा माल हो, वो अर्धनिर्मित माल हो। ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कच्चा माल होता है।
जैसे चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना, ये कच्चा माल। अब गन्ने का रस बना लिया आपने, ये क्या हो गया? अर्धनिर्मित हो गया। रस से चीनी बना दी, ये निर्मित माल हो गया। इसी प्रकार कपड़े के निर्माण के लिए कच्चा माल क्या है? सूत, रुई जिसको बोलते हो, ये कच्चा माल है। इसके लिए अर्धनिर्मित माल क्या है? धागा। पहले सूत बनेगा, फिर धागा बनेगा और फिर कपड़ा बनेगा। तो इस तरह के 3 प्रकार के होते हैं, निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल और कच्चा माल। अब होता है कि स्टॉक जो होता है उसको कितने प्रकार से अपन विभाजन करेंगे, यानी इसको लेखे की दृष्टि से स्टॉक कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये प्रकार है और भागों में, तो इसमें 2 भाग होते हैं, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। एक होता है प्रारंभिक स्टॉक, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है अंतिम स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में क्या अंतर है? यानी वर्ष के प्रारंभ में, जब वर्ष के प्रारंभ में खाते बनाते हैं तो उस समय हमारे पास कितना माल है, और ये अंतिम स्टॉक होता है वर्ष के अंत में कितना माल हमारे पास बचा है। समझने की चीज ये, अंतिम वर्ष का अंतिम स्टॉक दूसरे वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक होगा। मान लो 2019 का अंतिम स्टॉक है, ये 2020 का प्रारंभिक स्टॉक यही होगा, क्योंकि आज अगर मान लो हम अंतिम स्टॉक शाम को निकालते हैं कि भाई हमारे पास 10,000 रुपये का माल बिना बिका हुआ बच गया, लेकिन कल जैसे ही ये माल होगा, ये जो 10,000 का माल कल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अंतिम और स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये समय के आधार पर परिवर्तित होते हैं। समय प्रथम वर्ष में ये अंतिम स्टॉक होगा, तो आगामी वर्ष में यही स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक हो जाता है। ये अंतर है, ये बहुत काम में आएगा हमारे। अंतिम स्टॉक संपत्ति होता है, ये हमारे संपत्ति होता है, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसके बाद है अगला आहरण। ड्राइंग। देखो, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? अगर किसी मालिक ने, व्यवसाय के स्वामी ने कोई नगद राशि लगाई, कोई माल लगाया या कोई संपत्ति लगाई, तो वो क्या कहलाती है? पूंजी। लेकिन यदि कोई व्यवसाय का स्वामी उस लगाई गई पूंजी में से ही वापस अपने निजी कार्य के लिए निकालता है, तो वो कहलाता है आहरण। इसमें नगद भी राशि हो सकती है, माल भी हो सकता है और संपत्ति भी हो सकती है। तो जो व्यवसायी लगाता है वो पूंजी और जो निकालता है वो आहरण। जैसे यदि व्यवसाय का स्वामी अपने निजी कार्य हेतु व्यवसाय से
संपत्ति निकालता है तो उसे आवरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ट्रेड्स। जिस प्रकार लगातार पूंजी निकालता है आवरण। अगला पॉइंट है, ये बहुत सारे शब्द हैं भाई आपके। देनदार, डेब्टर्स। देनदार कौन होता है? यानी जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जिन व्यवसायियों को, जिन व्यक्तियों को व्यवसाय के द्वारा उधार माल बेचा जाता है, वो व्यवसाय के देनदार होते हैं और ये हमारी संपत्ति है। ठीक, तो ये देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है तो वह व्यवसाय का देनदार कहलाता है। देनदार व्यवसाय की संपत्ति है। एसेट चाहिए कब तक? जब तक ये हमें भुगतान नहीं करेगा। ये देनदार। उसी प्रकार लेनदार, क्रेडिटर, जिनको उधार माल बेचा देनदार, जिनसे उधार माल खरीदा लेनदार। जब व्यवसाय के लिए किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है तो वह व्यवसाय का लेनदार कहलाता है। यह व्यवसाय का दायित्व है, लायबिलिटीज है। भाई जिसको अपन भुगतान करेंगे कभी, वो हमारी दायित्व है, और जिनसे हमको पैसा लेना है वो हमारे एसेट है। तो ये दोनों चीजें होगी। इसके बाद बहुत सारे भी और लोग करेंगे। मजदूरी, वेजेस। एक मजदूरी होता है, एक होता है वेतन। सैलरी, दोनों हमको ऐसा लगता है ये एक ही हो, यानी सैलरी और वेजेस एक ही हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के कार्य भी अलग अलग है, दोनों का लेखा भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो कैसे है अलग अलग? देखो, मजदूरी किसको दी जाती है? तुम्हारा जवाब होगा मजदूरी। तो वेतन किसको दिया जाता है? ऐसा जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है उसको जो मानदेय दिया जाता है
वो मजदूरी। और जो मानसिक श्रम करता है उसको जो मानदेय दिया जाएगा वो वेतन। तो जिसे जिस व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने के बदले मानदेय दिया जाता है, उस मानदेय को मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। चाहे उसको आप मासिक दो, प्रतिदिन दो, साप्ताहिक दो, ये प्रतिदिन मासिक या साप्ताहिक हो सकती है। ये दिमाग से निकाल देना कि प्रतिदिन जो दी जाती है वो मजदूरी होती है। ये प्रतिदिन भी दी जा सकती है, मासिक भी दी जा सकती है और प्रति सप्ताह भी दी जा सकती है, इसलिए इसकी कोई वो नहीं है। दूसरा है वेतन, सैलरी। जिस व्यक्ति को मानसिक श्रम के लिए ये शारीरिक श्रम है, ये श्रम भी हो सकता है कार्य। अपन लेबर को कार्य भी बोलते हैं और श्रम भी बोलते हैं। मानसिक श्रम करने के बदले जो मानदेय दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। यह प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक भी हो सकता है। वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष के लिए अपन किसी व्यक्ति को कोई पैकेज देते हैं कि आप हमारे यहाँ कंप्यूटर का कार्य कर लीजिए या कोई भी कार्य कर लीजिए, हम आपको 10 लाख 20 लाख रुपए पैकेज के रूप में 1 साल का देंगे। तो ये वार्षिक होता है। प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बुलाते हैं जो मानसिक श्रम करता है, तो उसका भी क्या है, वेतन ही कहलाता है, यानी उसको अपन मजदूरी नहीं कह सकते। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द हैं इसमें जिनका उपयोग अपन करेंगे। आते जाएंगे, बताते जाएंगे। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे ही बताते जाएंगे।
समाप्त होगा। पहले चैप्टर में आपको केवल व्यवसाय का परिचय बताया है कि इसमें व्यवसाय से संबंधित कौन कौन से कार्य है, जिसमें आपको बताया था मुद्रा का मापन, यानी जिन कार्यों का ही लेखा किया जाएगा जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, उन कार्यों को ही किया जाएगा, उन कार्यों का ही लेखा किया जाएगा जो आर्थिक कार्य हों। अनार्थिक कार्यों का लेखा नहीं किया जाएगा। अपन केवल उन्हीं कार्यों का लेखा करेंगे, उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे जहाँ दो पक्ष होते हैं, लेने वाला और देने वाला, वो आने वाली और जाने वाली। ये सब चीज़ें तब होंगी तभी हम उसका लेखा कर सकते हैं। हम एक पक्षीय लेखा कभी भी नहीं कर सकते। तो इसमें 2-3 चीज़ें बताई हैं, इसके बाद शब्दावली बताई है। अब आपका इस चैप्टर में कोई भी पार्ट नहीं रहा जो है, तो ये पार्ट आपका समाप्त हुआ। इसमें आपको होमवर्क जितना भी था वो मैं सब आपको करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, केवल इनको जो लिखाए उनको आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि अपने जो एक्चुअल में जो चैप्टर चालू होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। ये 2 चैप्टर थ्योरिकल हैं, थ्योरिकल चीज़ें बताई जाएंगी इसमें, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं बताया जाएगा, इसलिए होमवर्क करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। अब अपना चैप्टर होता है सेकंड अध्याय, चैप्टर 2। ये चैप्टर है लेखांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, यानी क्या क्या सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका चैप्टर का नाम है लेखांकन। देखो, कोई भी जो कार्य होता है वो बिना सिद्धांत के नहीं होता। जब तक आप सैद्धांतिक कार्य नहीं करेंगे, सिद्धांत का कार्य नहीं करेंगे, सैद्धांतिक नहीं होंगे, तब तक वो कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई सिद्धांत होता है। आपने 10th तक सिद्धांत उसके साइंस के जो विज्ञान है उसके सिद्धांत पढ़े होंगे कि साहब उसमें H2O होता है H2O, ये किसका सूचक है? ये पानी का सूचक है कि भाई पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की एक मात्रा को मिला करके पानी बनता है। ये क्या है? सिद्धांत। तो ऐसे ही सिद्धांत लेखांकन के, क्योंकि अपन बिना सिद्धांतों के लेखा नहीं कर सकते। जो बिना सिद्धांतों के लेखा करते हैं वो पूर्ण लेखे होते ही नहीं है। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, मैं आपको 4-5 सिद्धांत लिखा देता हूँ उसमें। नंबर 1, सामान्य मान्य सिद्धांत, जो सिद्धांतों को माना जाता है, मान्य सिद्धांत। दूसरा है लेखांकन की संकल्पनाएं, यानी क्या क्या संकल्पनाएं हैं। तीसरा है लेखांकन प्रणाली, यानी कौन कौन सी प्रणालियों के आधार पर लेखा किया जाएगा। 4 है लेखांकन का आधार, बेस क्या है। 5वां है लेखांकन मापन, यानी कैसे मापा जाएगा। 6 है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फाइनेंशियल, वित्तीय रिपोर्टिंग। प्रणाली। और 7वां है इसमें वस्तु
यानी कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन सी सेवाएं। अपन इस चैप्टर में ये 7 चीजें पढ़ेंगे। एक तो सिद्धांत पढ़ेंगे, संकल्पना पढ़ेंगे, प्रणाली पढ़ेंगे, लेखांकन का बेस आधार क्या है, लेखांकन का मापने का तरीका क्या है, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग आती है लेखांकन की वो किस प्रकार होगी। और उसके बाद है वस्तु एवं सेवाएं। कौन कौन सी वस्तुओं को लेन देनों में शामिल किया जाएगा, किन किन चीज़ों को अपन सेवाओं में शामिल करते हैं। जैसे देखो, 2 तरह का व्यवसाय होता है। एक तो वो व्यवसाय होता है जिसमें एक वस्तु ली जाती है और एक वस्तु दी जाती है, और एक जो होता है वो इस आधार पर होता है कि हम किसी को सेवा देते हैं और उस सेवाओं के बदले हम उसमें कुछ राशि प्राप्त करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के लेखे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। भाई आप जैसे ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठते हैं तो क्या देते हो, पैसे देते हो। वो आपको बदले में क्या देता है, आपको सेवा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। आप किसी होटल में रुकते हो तो होटल में आपको क्या देता है, कुछ नहीं देता, वो केवल सेवा देता है। इसलिए वहाँ क्रय विक्रय नहीं होता। लेकिन व्यवसाय में क्या होता है, क्रय और विक्रय दोनों होता है, खरीदा और बेचा जाता है। सेवाओं में खरीदना और बेचना नहीं। आप किसी सीए के पास जाते हो तो आप अपनी उसको आय बनवाते हो, लेकिन वो आपको देता क्या है, सेवा देता है। आप किसी वकील के पास जाते हो तो वकील क्या देता है, सेवा देता है। वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो लेना देना नहीं है कुछ भी। तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य मान्य सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, और ये अपन कल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 8-10 सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में एक दिन पढ़ेंगे।